हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत-बहुत स्वागत है। ये वीडियो उन सभी को डेडिकेटेड है जो इस साल क्लास 10th में अपीयर होने वाले हैं या फिर बहुत सारे बच्चे अपीयर हो भी गए होंगे। तो यदि आप क्लास 10th में हैं या फिर आप क्लास 10th में अपीयर होने वाले हैं, तो आपको ओरिजिन की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बहुत-बहुत बधाई। शुभकामनाएँ और बधाई इसलिए क्योंकि आप सफलतापूर्वक अपने जीवन के पहले पड़ाव पर अपने कदमों को रख चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th की। क्लास 10th को मैं जीवन का पहला पड़ाव इसलिए मानता हूँ क्योंकि नर्सरी से लेकर क्लास 9 तक आपने जो कुछ भी मार्क्स अचीव करा है अपने स्कूल में, अपने कोचिंग में, जो कुछ भी आपने मार्क्स अचीव करा है, इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में देखने को उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन क्लास 10th में आप क्या मार्क्स अचीव करते हैं, इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में बहुत हद तक देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मेनली हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्लास 10th को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपका क्या प्लान होना चाहिए, आपका क्या रूटीन होना चाहिए, आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक ब्रीफ आइडिया लेंगे, एक छोटा-सा हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे कि क्लास 10 को लेकर आपका क्या प्लान होना चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है और मैं ऐसा कहता भी नहीं हूँ कि जो मैं यहाँ पे आज बताऊँ, उसको आप पूरा का पूरा फॉलो कर लें, नहीं। क्योंकि हर एक किसी का टाइम टेबल, हर एक किसी का रूटीन, हर एक किसी का स्ट्रैटेजी और हर एक किसी का प्लान अलग-अलग होता है। लेकिन आपका क्या प्लान हो सकता है, क्या उसका स्ट्रक्चर हो सकता है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला सवाल जो क्लास 10th वालों को रहता है और ये मेरे लिए सवाल भी है और ये डर भी है कि क्लास 10th इतना ज़्यादा टफ क्यों माना जाता है। पहली बात ये, आप मेरा विश्वास करें कि क्लास 10th, क्लास 9th के सिलेबस से काफ़ी ईज़ी है। यदि आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो, तो यदि आपके आस-पास आपके सीनियर हैं या फिर आप 1 से डेढ़ महीने जब क्लास 10th को अच्छी तरीके से आप पढ़ लेंगे, तब आपको अनुभव हो जाएगा, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा कि क्लास 10th का सिलेबस वाक़ई क्लास 9th के सिलेबस से थोड़ा आसान है और थोड़ा कम भी है। अब बात ये है कि फिर क्लास 10th को लेकर हमारे अंदर इतना डर क्यों है? सबसे बड़ा इसका कारण ये है कि आपके आस-पास क्लास 10th को लेकर इतना ज़्यादा डर फैला दिया गया है कि आप उसके बारे में बार-बार सोचने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि क्लास 10 का जो सिलेबस है वो क्लास 9 के सिलेबस से आसान है और छोटा भी है। तीसरी बात ये कि क्लास 10 हमको हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि क्लास 10 में हमें बोर्ड एग्जाम देना पड़ता है, क्लास 9 में बोर्ड एग्जाम देना नहीं पड़ता है। जबकि क्लास 10 से क्लास 9 का सिलेबस ज़्यादा टफ और ज़्यादा बड़ा है। यदि आप कभी सीबीएसई का साइट खोल के देखें, तो आपको मालूम चलेगा कि दोनों के सिलेबस में क्या डिफरेंस है और यदि आपने क्लास 9 अच्छी तरीके से पढ़ा है, अच्छी तरीके से वहाँ पे अपने टाइम टेबल को फॉलो करा है, तो क्लास 10 आपके लिए बिल्कुल एक छोटा-सा पार्ट ऑफ गेम लगेगा, बहुत छोटा-सा ये चीज़ आपको लगेगा। लेकिन नहीं भी करा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लास 10th में आपको पूरा का पूरा 1 साल है, इसमें हम लोग अपने टाइम टेबल पास डिस्कस करेंगे। आपका क्या रूटीन, आपका क्या प्लान हो सकता है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ये मेरे लिए एक ब्रीफ आइडिया होगा, छोटा-सा बेसिक स्ट्रक्चर होगा आपके लिए कि हम लोग क्या अपने प्लान को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और किस प्रकार से हम लोग एक अच्छे मार्क्स के साथ क्लास 10th को पास कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है ओरिजिन में। मेरा नाम प्रिंस कुमार है। सबसे पहला जो है आपके सामने वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। देखिए, आपके पास दिन में टोटल आपके पास 24 आवर्स हैं, यानी कि आपके पास टोटल 24 घंटा है। तो सबसे पहला, हालाँकि मैं ये बताने के लिए नहीं जा रहा हूँ कि आप इतने बजे सो के उठिए, इतने बजे पढ़ने बैठिए, इतने बजे खेलने जाइए, आपको इतने घंटे सोशल मीडिया यूज़ करने हैं या फिर आपको फ्रेंड से बात करना है इतने घंटे, ये मैं बताने नहीं जा रहा हूँ। मैं केवल आपको एक आइडिया देने जा रहा हूँ और आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि आपको हर एक चीज़ बताना पड़ेगा, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। लेकिन हाँ, आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया जाए ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकें, अपने आप को मैनेज कर पाएँ। तो सबसे पहला हमारे पास टाइम मैनेजमेंट है। दिन के टोटल आपके पास 24 आवर्स हैं, 24 घंटे हैं आपके पास। इस 24 आवर्स को आप 4 अलग-अलग भाग में बाँट लीजिए, 6-6 आवर्स का। यानी कि 6-6 घंटे का टोटल आपके पास टोटल कितना भाग हो गया? 4 भाग हो गया। इस 4 भाग को आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसको हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला, इस 6 घंटे में हम लोग अपने स्कूल वाले काम को करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल आप किसी का हो सकता है स्कूल सुबह में हो या फिर किसी का स्कूल इवनिंग बैच भी होता है, किसी का मॉर्निंग बैच भी होता है। तो मैक्सिमम जो टाइम आपको स्कूल में स्पेंड करना पड़ता होगा, वो लगभग 6 घंटे के आस-पास होगा, साढ़े 5 या फिर 6 घंटे के आस-पास हो सकता है। हालाँकि इससे आधा 1 घंटा आगे-पीछे हो सकता है, लेकिन कम से कम जो है आपका 6 घंटे के आस-पास आपको स्कूल में टाइम स्पेंड करने होते होंगे, मेरे हिसाब से। तो आप ये पूरा का पूरा 6 घंटा अपने स्कूल में दे सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इस 6 घंटे में आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग इस 6 घंटे में स्कूलिंग कर सकते हैं। इस 6 घंटे में आप क्या कर सकते हैं? इस 6 घंटे में आप सेल्फ स्टडी और अपने कोचिंग को टाइम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोचिंग का लगभग कितने घंटे करते होंगे? यदि आप लगभग यदि देखें तो ढाई से 3 घंटे, ये तो मैक्सिमम हो गया। यदि आप नॉर्मल कोचिंग जाते हैं जहाँ पे कि ढाई से 3 घंटे का क्लास डेली नहीं चलता है, तो कभी-कभी आपको बीच में लीव भी मिलता होगा या फिर आपका क्लास लगभग 1 से डेढ़ घंटे या फिर डेढ़ से 3 घंटे तक भी चलते होंगे। तो हम लोग अपना यहाँ पे एक एप्रॉक्स मान लेते हैं कि आपका कोचिंग का जो टाइम होगा वो 2 घंटे हो सकते हैं। ठीक है? ये 2 घंटे आपका हो सकते हैं, इससे थोड़ा-सा आगे-पीछे भी हो सकता है। अभी भी इस 6 घंटे में आपके पास 4 घंटे बचे हुए हैं। इस 4 घंटे को आपको टोटल का टोटल सेल्फ स्टडी में देना है। सेल्फ स्टडी में देना है। यदि इस 4 घंटे से ज़्यादा आप दे सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन कम से कम आप 4 घंटे अपने सेल्फ स्टडी को दे सकते हैं और ये क्लास 10th के लिए सफिशिएंट है। लेकिन हाँ, एक बताओ, ये ऐसा नहीं कि आज 4 घंटे पढ़ रहे हैं, कल नहीं पढ़ेंगे, फिर परसों नहीं पढ़ेंगे, नहीं। ये कंटिन्यूअस चलना चाहिए, लगातार चलना चाहिए, तभी इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो इस 6 घंटे में, इस 6 आवर्स में हम लोग पूरा का पूरा स्कूलिंग का काम करेंगे। जो हम लोग स्कूल जाएँगे, जो हमारा स्कूल में एक्टिविटी होगा, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस 6 घंटे में आप कोचिंग प्लस अपने सेल्फ स्टडी को टाइम दे सकते हैं। आप मैनेज कर लीजिएगा। यदि आपके कोचिंग में आपका 3 घंटा टाइम जा रहा है और आपके पास 3 ही घंटा बच रहा है, तो आप 3 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटे भी यदि कंटिन्यूअस किया जाए तो भी काफ़ी है।
ओके, ये चीज हो गया हमारा इस 6 घंटे में। इस 6 घंटे में आप केवल और केवल अपने सोने के टाइम को मैनेज करेंगे, क्योंकि क्लास 10th में आपको, हालांकि हम लोग इतना सारा कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आपको क्लास 10th में बहुत सारा एक्टिविटी करना है, और इन सारे एक्टिविटी को करने के बाद आपको कम से कम 6 घंटे का नींद जरूर से जरूर लेना है, और ये 6 घंटा बहुत ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक है, आपको 6 घंटे का नींद इसमें लेना ही लेना है। उसके बाद इस 6 घंटे में हम लोग क्या करेंगे, इस 6 घंटे में आप जरा सुनिए ध्यान से, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे आप सुबह उठते होंगे तो आपको स्कूल जाने के लिए तैयार होना पड़ता होगा, आपको स्कूल जाने में टाइम लगता होगा, आने में टाइम लगता होगा, या फिर उसके बाद जब आप स्कूल से आते होंगे तो ड्रेस चेंज करना प्लस खाना खाना, उसके बाद फिर यदि आपका मन कर गया तो थोड़ा सा फोन यूज कर लेना, फिर उसके बाद यदि आपका मन कर गया तो फिर आप टीवी भी थोड़ा सा देख लेते होंगे, उसके बाद फिर आप शाम में यदि आप बाहर जाना पसंद करते हैं, फिर खेलना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं शाम में, तो आप घूमते फिरते होंगे। यानी कि ये जो छोटा मोटा काम है इसको हम लोग अपने इस 6 घंटे में कर लेंगे। लेकिन इस 6 घंटे में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, वो है आपका सुबह का पार्ट, यानी कि एक एक्सरसाइज वाला पार्ट है। अब आप क्लास 10th में हैं तो आपको इस तरीके से अपने आप को ढालना है कि आप यहाँ पे एक दिन भी बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आपको मालूम नहीं है, शायद क्लास 10th आपको हो सकता है कि थोड़ा मजाक लग रहा हो, थोड़ा मजाकिया टाइप लग रहा हो, लेकिन आप नहीं जानते इसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। आपके फ्यूचर में क्लास 10th का जो रिपोर्ट होगा वो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, इसलिए क्लास 10th को इतना ज्यादा मजाक में ना ले, थोड़ा सा सीरियस हो जाए। हालांकि ये बिल्कुल 1 साल का टाइम पीरियड है, लोग केवल कहने के लिए कहते हैं क्लास 10th के बाद पूरा का पूरा आसान सा लाइफ है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक लाइफ है तब तक आपका स्ट्रगल है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, और इसीलिए तो कहा गया है कि स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो आप ये ना समझे कि क्लास 10 के बाद हम लोगों का जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन हाँ ये बिल्कुल सही है कि क्लास 10 को यदि आप अच्छे तरीके से पार कर लेते हैं, पूरी डिसिप्लिन में पार कर लेते हैं, तो आने वाला जो भी आपका परफॉर्मेंस होगा, जैसे 11 12 हो गया, आपका ग्रेजुएशन हो गया, वो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो सकता है। तो खैर इस 6 आवर्स में हम लोग अपने छोटे मोटे काम को कर सकते हैं, और आपको अभी से ये हैबिट डाल लेना है कि सुबह सुबह उठ के यदि आप रनिंग करना ज्यादा पसंद करते हो तो आप रनिंग कर सकते हैं, या फिर आप योगा करना चाहते हैं तो आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि 15 से आधा घंटा, यानी कि लगभग 15 to 30 मिनट आपको अपने बॉडी पे ध्यान देना है, यानी कि आपको अपने फिटनेस पे ध्यान देना है। आप चाहे तो रनिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे। तो ये 6 घंटे में हम लोगों का पूरा का पूरा स्कूल का काम हो जाएगा। उसके बाद इस 6 घंटे में आप अपने कोचिंग प्लस स्टडी को दोनों को आप मेंटेन कर सकते हैं। इस 6 घंटे में आप केवल और केवल सोने का ही काम कीजिए, क्योंकि क्लास 10th में, हालांकि इसके आगे भी जब आप इतना सारा काम को करेंगे तो आपको नींद तो चाहिए ही चाहिए। तो क्लास 10th के लिए लगभग अभी 6 घंटे का नींद सफिशिएंट है। उसके बाद इस 6 घंटे में एक्सरसाइज करना, फिर से स्कूल जाना, स्कूल से आना, खाना खाना, फिर से थोड़ा सा फोन यूज कर लेना, टीवी यूज कर लेना, फिर से शाम में बाहर घूम लेना, या फिर मम्मी कुछ मार्केट चलाने के लिए कह रही है तो वो कर लेना, या फिर कोई अदर एक्टिविटी है तो उसको इसमें कर लेना, आप इस 6 घंटे में कर सकते हैं। तो ये टोटल का टोटल आपका 24 घंटे का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको तैयार हो गया होगा। आप कर सकते हैं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये 6 घंटे और ये 6 घंटे, इस 6 घंटे में हम लोगों को जो स्लीपिंग का टाइम है वो देखना है, और इस 6 घंटे में आपको सेल्फ स्टडी और अपने कोचिंग का टाइम जो भी है उसको मेंटेन करना है। ये दोनों कंपलसरी है, इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन इन दोनों में आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि 6 घंटे की नींद और सेल्फ स्टडी बिल्कुल जरूरी है क्लास 10 के लिए, और वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 दिन करके फिर 7 दिन आराम कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर इसका कोई बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिल सकता है। खैर ये हो गया हमारा टाइम मैनेजमेंट, इसको आप अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से ढाल लीजिए कि 6 घंटे आपको सोने ही सोने हैं। उसके बाद आपको 4 से 3 घंटा डेली का डेली सेल्फ स्टडी करना ही करना है। हालांकि आपका कोचिंग का टाइम 2 से ढाई घंटा 3 घंटा ये हो सकता है, ये आपके कोचिंग पे डिपेंड करता होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने सिलेबस पे। ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं इसको मैं क्लास 10 का रूट मानता हूँ। रूट का मतलब जड़, इसलिए मानता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे को क्लास 10 का सिलेबस ही मालूम नहीं होता है और वो जाके एग्जाम हॉल में बैठ जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्लास 10 का सिलेबस सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। जिस दिन आप क्लास 10th में एंटर कर रहे हैं उसी दिन आप सीबीएसई के वेबसाइट पे जाइए और उस साल क्या सिलेबस चलने वाला है उसको डाउनलोड कीजिए, और अपने स्टडी टेबल के सामने आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, चिपका सकते हैं, ताकि उस पर आपका ध्यान हमेशा जाता रहे, और उसमें जो कुछ भी सिलेबस में लिखा हुआ है उसको आप रेगुलर फॉलो करें और उसको देखते रहें, कुछ उसके बाहर मत पढ़िए। हाँ, यदि आपके पास अलग से टाइम बच रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ अलग से पढ़ लिया जाए तो बिल्कुल पढ़िए, लेकिन आप अपने सिलेबस को अपने सामने रखिए। पहले अपने सिलेबस को खत्म कीजिए, उसके बाद यदि आपको कुछ अदर एक्टिविटी करने का मन कर रहा है, कुछ दूसरा बुक पढ़ने का मन कर रहा है, तो बिल्कुल आप उसको पढ़ सकते हैं, कोई इसमें गलत बात नहीं है। खैर, तो सिलेबस आप सीबीएसई के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यदि आपका स्कूल आपको प्रोवाइड करता है, यदि आपका कोचिंग आपको प्रोवाइड करता है तो भी ठीक है, नहीं तो आपके पास सीबीएसई का वेबसाइट है, आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और सिलेबस को आप कोशिश करें कि उसका एक कॉपी आपके पास हमेशा होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस एक स्ट्रक्चर आपको बताता है कि आपको पूरे साल में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सारा चीज आपके सिलेबस में दिया हुआ रहता है। आपका प्रोजेक्ट वर्क क्या होगा, आपका स्कूल का असाइनमेंट क्या होगा, ये सारा चीज उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप सिलेबस सबसे पहले अपने वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ये सबसे पहले आप कर लीजिए। उसके बाद है थर्ड हमारा मार्किंग स्कीम, इसको आप हमेशा ध्यान में रखें। ये मार्किंग स्कीम क्या है? मार्किंग स्कीम हमारा मेनली सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया जाने वाला एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोगों को ये बताया जाता है कि आपको किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे जाएंगे, किस सवाल के लिए कितने नंबर आपको दिए जाएंगे, ये सारी चीजों को हम लोगों को डिस्कस करना पड़ता है मार्किंग स्कीम में। यानी कि मार्किंग स्कीम यदि आपके पास है तो आप एक आइडिया उसे ले सकते हैं कि फलाने सवाल के लिए कितना नंबर हमको देखने को मिल सकता है, यानी कि यदि इसका हम आंसर लिखते हैं तो इसके लिए हमको कितना मार्क्स मिल सकता है, ये आप मार्किंग स्कीम में आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा है नोट्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, हालांकि मेरा ये आप लोगों को एडवाइस भी रहेगा
कि आप जो भी नोट्स तैयार करें, हालांकि आप नोट्स तैयार करें, बिल्कुल तैयार करें, लेकिन आपका नोट्स इस प्रकार से होना चाहिए कि आपको दोबारा किसी बुक को पलटना ना पड़े। मतलब ये हो गया कि आपका ऐसा नोट्स होना चाहिए जिसमें कि आप पूरी तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कवर कर लें, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, हर एक चीज, मोटा-मोटी ये कह सकते हैं हम लोग कि हर एक चीज आपके नोट्स में एक साथ और एक जगह होना चाहिए, एक ही जगह पे हर चीज होना चाहिए, ताकि एग्जाम के टाइम पे या फिर रिवीजन के टाइम पे आपको दूसरे बुक को टच ना करना पड़े। तो नोट्स इस प्रकार से बनाएं, या फिर आपके कोचिंग यदि नोट्स प्रोवाइड करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन मेरा ये आपको एडवाइस रहेगा कि आप अपने नोट्स को अपने से बनाएं, क्योंकि आपसे बेटर आपको कोई नहीं समझ सकता है। आपकी लर्निंग कैपेसिटी क्या है, इसको आपसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं समझ सकता है। हो सकता है किसी को एक बार में समझ में आ जाता है, किसी को 10 बार भी पढ़ के समझ में नहीं आता है। तो कोशिश करें कि आप अपना नोट्स अपने से बनाएं, और इस प्रकार का आपका नोट्स होना चाहिए जहाँ पे कि आपका हर चीज़ एक ही जगह पे आपको देखने को मिल जाए। एग्जाम के टाइम पे आपको हर एक बुक को पलटना ना पड़े। ऐसा नहीं कि लास्ट नाइट है और पूरा 10-15 बुक खोल के बैठे हुए हैं और उसको पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नोट्स आपके पास पूरा का पूरा प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, जिसमें आपका हर एक चीज़ डीपली डिस्कस किया हुआ हो, और उसमें आपका लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, हॉट क्वेश्चन, फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर एक चीज़ उसमें डिस्कस किया जाए, इस प्रकार का आपका नोट्स होना चाहिए। तो नोट्स आप बिल्कुल बनाएं, और वो भी अपने से बनाएं। कोचिंग पे निर्भर ना रहे। कोचिंग यदि आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। उससे जो भी आपको कंटेंट अच्छा लगे उसको लेके अपने नोट्स में लिख सकते हैं, लेकिन अपना नोट्स आप अपने से बनाएं, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद रिवीजन है हमारा। रिवीजन देखिए, रिवीजन जब मैं जब क्लास 10 में था तो मेरा रिवीजन का क्या तरीका था मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पूरे एक वीक में 7 दिन में 3 चैप्टर मान लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट का खत्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैथ का एक हो गया, साइंस का एक हो गया, फिर से सोशल साइंस का एक चैप्टर खत्म हो गया, यानी कि टोटल 3 चैप्टर आपका खत्म हो गया एक वीक में। तो आप क्या कीजिए, नेक्स्ट संडे को उन तीनों चैप्टर को एक बार रीड कर लीजिए, यानी कि रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद सेकंड वीक में फिर से मान लेते हैं हमारा 3 चैप्टर फिर से खत्म हो गया, फिर से कंप्लीट हो गया स्कूल या फिर कोचिंग में। तो अब हमारे पास टोटल कितना हो गया, इस वीक का 3, नेक्स्ट वीक का 3। तो अगले संडे को हम लोग क्या करेंगे, इन 3 और 3 6 चैप्टर का एक साथ रिवीजन कर लेंगे। इससे हमारा होगा क्या कि हमारा जो रिवीजन का जो तरीका है वो इंप्रूव होगा, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है पीछे, वो आपके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा। तो रिवीजन करने का तरीका मेरा ये था। यदि आपको पसंद आए तो आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही तरीका है, क्योंकि आप 3 यहाँ पे हमारा फर्स्ट वीक में 3 चैप्टर था, फिर नेक्स्ट वीक में हमारा 3 चैप्टर था। नेक्स्ट संडे को हम लोग इस सबको एक बार रिवाइज कर लेंगे। फिर थर्ड वीक में जो हमारा होगा 3 9 चैप्टर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट संडे को 9 चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। इस प्रकार से यदि आप रिवाइज करते हैं तो आपका अच्छा खासा लर्निंग कैपेसिटी आपका बढ़ जाएगा, प्लस आपको रिवाइज करने का जो तरीका है वो भी आपका इंप्रूव हो जाएगा। तो रिवीजन आपका बहुत जरूरी है, इसको टाइम पे टाइम आप करते रहें। जैसे कोई वेकेशन आपको मिल गया, फॉर एग्जांपल समर वेकेशन है, कभी कभी विंटर वेकेशन भी मिल जाता है ज्यादा ठंड पड़ने पे। उसके बाद बीच में कोई फेस्टिवल आ गया, दुर्गा पूजा, दशहरा, छठ, क्रिसमस, न्यू ईयर, तो इस बीच में आप बिल्कुल इसको एंजॉय करें, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम निकाल के अपने नोट्स को बार बार रिवाइज भी जरूर करें। उसके बाद है हमारा टेस्ट। टेस्ट को आप चाहे आप स्कूल में टेस्ट दें, या फिर अपने कोचिंग में टेस्ट दें, या फिर आप अपने घर में ही एक कमरे में आप फुल टेस्ट दे रहे हैं, तो आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि आप बिल्कुल एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, और बिल्कुल आपके सामने आपके टीचर हैं, जो कि आपके इन्विजिलेटर जो होते हैं हमारे, वो बैठे सामने हैं, और इस प्रकार से आप टेस्ट दें कि आप एग्जाम हॉल में हैं, और इस प्रकार से टेस्ट दें कि आपको लगे कि बिल्कुल सही और सटीक लिख रहे हैं। और सही सटीक तभी हो पाएगा जब आप अपना नोट्स खुद से बनाएंगे, रिवीजन बार बार करेंगे। तो मतलब टेस्ट देने के वक्त आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि हम बिल्कुल एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, और हमारे सामने इन्विजिलेटर हैं हमारे, और हमारे आसपास पूरा का पूरा बच्चा बैठा हुआ है, जो कि रहता है। ये लगभग आप जब सेंटर पे जाएंगे तो आपके आसपास भी और भी अदर स्टूडेंट होंगे जो कि एग्जाम दे रहे होंगे, तो नॉर्मल सी बात है। तो टेस्ट को आप बिल्कुल इस तरीके से दें जैसे कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, और बिल्कुल डिसिप्लिन में दें। कोई भी चोरी छुपी नहीं इसमें होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि आप क्लास 10th में और इसमें आप चोरी यदि करते हैं तो आपका इसमें आपका ही नुकसान है। और टेस्ट से भागिए मत, सबसे पहली बात, टेस्ट से भागिए मत। बहुत सारे बच्चे जब क्लास में, कोचिंग या स्कूल में टेस्ट होता है तो वहां से आप क्लास बंद कर लेते हैं। नहीं, ये क्लास टेस्ट या फिर स्कूल टेस्ट जो भी हो रहा है, इसको आप पूरा का पूरा इस प्रकार से दे, जैसे कि मैंने कहा अभी कि आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए इस प्रकार से दे। टेस्ट से बिल्कुल मत भागिए। खैर, उसके बाद आंसर राइटिंग। ये आंसर राइटिंग ये हम लोग अपने क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास में डिस्कस करने का मतलब ये है कि आंसर राइटिंग आप अभी फिलहाल नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा कि मान लीजिए यदि आप इंग्लिश का आंसर लिख रहे हैं, और यदि इंग्लिश का पेपर आपके संस्कृत वाले टीचर यदि चेक कर ले, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप इंग्लिश लिख रहे हैं और इंग्लिश का पेपर यदि आपके संस्कृत के टीचर चेक कर रहे हैं, तो उनको भी सब समझ में आ जाए, इस प्रकार से आपको लिखना है। मतलब ये कि आपका जो लिखने का तरीका है, आप जो लैंग्वेज यूज करेंगे, बहुत सिंपल और बहुत ईजी होना चाहिए। आंसर राइटिंग में हमारा ये तरीका होना चाहिए। वही वही बात हो गया, यदि इंग्लिश का पेपर संस्कृत वाले टीचर यदि उठा के देख ले तो उसको भी हर एक चीज समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से हम लोगों को आंसर राइटिंग करना है। हालांकि इसके बारे में हम लोग अपने क्लास में डिस्कस करेंगे, इस चीज को हम लोग डीपली भी डिस्कस करेंगे, और किस प्रकार से आंसर को लिखना चाहिए ताकि हमारा पेज जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, एग्जामिनर को हमारा पेज ज्यादा अच्छा लगे, और ठीक ठाक मार्क्स हमको मिल जाए। तो ये आंसर राइटिंग पे हम लोग अपने क्लास में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा प्रैक्टिस ऑफ सैंपल पेपर। प्रैक्टिस ऑफ सैंपल पेपर, मेरा आपको ये एडवाइस हमेशा ये रहेगा कि आप सैंपल पेपर का प्रैक्टिस तब स्टार्ट करें जब आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लें तब। बहुत सारे बच्चे को हमने ऑफलाइन क्लास में भी देखा है कि एक चैप्टर खत्म होने के बाद वो तुरंत ओसवाल, ओसवाल में हमारा एक बहुत पॉपुलर सैंपल पेपर है जो हर साल रिलीज करता है अपना एग्जाम से कुछ महीने पहले। तो ओसवाल हो गया, फिर से गोल्डन हो गया, एवरग्रीन हो गया, ये कुछ ऐसे सैंपल पेपर हैं जिनको आप एग्जाम के पहले प्रैक्टिस के रूप में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे को हमने देखा है कि ऑफलाइन में भी देखा है और बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूट में भी देखा है कि बच्चे पहले करते क्या है ना
कि जैसे एक चैप्टर उनका कंप्लीट हो गया वो सैंपल पेपर को सॉल्व करने लगते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सैंपल पेपर में जो कुछ भी सवाल हमारा दिया रहता है वो सारा का सारा बोर्ड के पैटर्न पे बेस्ड रहता है। तो बहुत सारे बच्चों को वहाँ पे उसका जो मोरल है वो डाउन हो जाता है। डाउन इसलिए हो जाता है क्योंकि वो तुरंत अभी चैप्टर को पढ़ा है और तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सैंपल पेपर को खोल लेता है, जिसमें कि उसको सॉल्व हो नहीं पाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सैंपल पेपर में जो भी क्वेश्चन रहता है वो बिल्कुल का बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न पे बेस्ड रहता है। तो मेरा आपको एडवाइस रहेगा किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद उसको पूरी तरीके से रिवाइज कीजिए, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कीजिए, उसको अपने से लिखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाए अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, आप कोशिश कीजिए कि आपके सिलेबस का जो टाइम होना चाहिए वो अप्रैल से दिसंबर तक में खत्म हो जाना चाहिए, या फिर उससे भी पहले खत्म हो जाना तब तो और अच्छी बात है। उसके बाद आप रिवीजन कीजिए, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कीजिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आपका पूरी तरीके से आपको ऐसा अनुभव ना हो जाए कि मेरा पूरा का पूरा कमांड हो चुका है, तभी जाके आप सैंपल पेपर को टच करें। इसके पहले आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका बीच में मोरल डाउन हो जाए, क्योंकि सीबीएसई सॉरी सैंपल पेपर जो भी हमारा होता है वो बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न पे ही बेस्ड रहता है। तो इस चीज को आप तब करें जब आपका पूरी तरीके से सिलेबस खत्म हो जाए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाए, आपको लगे कि हाँ अब सैंपल पेपर पर टच करना चाहिए, तब आप सैंपल पेपर पर टच कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। और कम से कम आप 10 साल का सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हैं। कम से कम 10 साल का कीजिए, यदि उससे ज्यादा कर सकते हैं तो भी बेटर है, लेकिन कम से कम कोशिश कीजिए कि 10 साल का सैंपल पेपर जरूर हम लोग सॉल्व करें। उसके बाद है बुक। बुक कौन सा पढ़े? सबसे पहला हमारा बुक एनसीईआरटी, सबसे पहला बुक। मतलब ये कि एनसीईआरटी को आपको हमेशा साथ लेके चलना है। मतलब ये एनसीईआरटी के अलावा दूसरे बुक को आप टच भी नहीं कीजिएगा। हाँ, हालांकि ये हो सकता है कि एनसीईआरटी बहुत सारे बच्चों को पहली बार समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको 2-3 बार पढ़िए फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसके लिए एक रेफरेंस बुक का यूज कर सकते हैं, कोई भी जो आपको अच्छा लगे। रेफरेंस बुक के तौर पे आप उसी को यूज कीजिए जो बुक आपको ज्यादा समझ में आता है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप रेफरेंस बुक में भी जो टॉपिक पढ़े वो बिल्कुल का बिल्कुल एनसीईआरटी में होना चाहिए। आप समझ सकते हैं रेफरेंस बुक से हर टॉपिक को, लेकिन आपके अंदर टॉपिक याद होना चाहिए किसका? एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का टॉपिक आपको समझ में हो सकता है कि नहीं आ रहा है, तो रेफरेंस बुक उठा के बिल्कुल आप उसको पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आप उसे समझ सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके अंदर जो होना चाहिए वो एनसीईआरटी का ही होना चाहिए। और ये एनसीईआरटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार-बार क्योंकि सीबीएसई साफ-साफ कहता है कि आपको एनसीईआरटी बुक ही पढ़ना है क्लास 10th के लिए जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तब। हाँ, रेफरेंस बुक के तौर पे आप दूसरे बुक यूज कर सकते हैं जो आपको समझ में ना आए तब, लेकिन आप अपने एनसीईआरटी को हमेशा फॉलो करें। ये बेस्ट बुक है क्लास 10 के लिए। हालांकि और भी जब आगे आप पढ़ेंगे, हर एक मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्लास 10 का या फिर उससे नीचे का, उसके आगे का एनसीईआरटी बुक ही लागू होता है। उसके बाद टाइम फॉर स्टडी, आपका क्या टाइम होना चाहिए पढ़ने को लेकर। हालांकि आप क्लास 10th में हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, लेकिन यदि आपके पास सुबह टाइम बचता है, यदि आप मेंटेन कर पाते हैं, तो यदि आपके पास सुबह टाइम है तो आप ज़्यादा कोशिश करें कि कम से कम 1 से 1.5 घंटा या फिर 2 घंटा यदि आपसे हो सकता है तो सुबह पढ़ें, क्योंकि सुबह जो हम लोग याद करते हैं वो दिमाग में हमारा फिट हो जाता है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि यदि आपको रात में जल्दी सोने का आदत है या फिर आप मेंटेन कर सकते हैं तो आप बिल्कुल सुबह उठ के 1.5 से 2 घंटा या फिर 1 घंटा भी यदि आप पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल 2 से 3 घंटे के बराबर होगा। तो मेरा एडवाइस आपको ये भी रहेगा कि आप कोशिश करें कि कम से कम 1 घंटा भी सुबह जरूर पढ़ें, क्योंकि सुबह पढ़ने का जो सुबह जो हम लोग पढ़ते हैं वो बिल्कुल हमारे दिमाग में फिट बैठ जाता है। तो आप कोशिश करें कि सुबह पढ़ें। उसके बाद हमारा एक आपके पास स्टडी प्लेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में सीरियल चल रहा है और पापा जी उधर, मम्मी जी उधर सीरियल देख रहे हैं और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, बीच-बीच में ऐसे देख भी ले रहे हैं। ये चीज़ आपके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप क्लास 10th में आप इसको मजाक नहीं ले सकते, मजाक के तौर पे नहीं ले सकते। आपको थोड़ा तो सीरियस होना पड़ेगा। आपके पास एक स्टडी प्लेस होना चाहिए। हाँ, मैं ये समझ सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के पास ये दिक्कत होगी, उसके पास हो सकता है रूम छोटा है, एक ही रूम में सारे फैमिली रहते हो, ये भी हो सकता है। बिल्कुल होता भी है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। आप याद रखिए जो जितना तपता है उतना ही ज़्यादा वो चमकता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए सोना को आप जितना ज़्यादा पीटेंगे उतना ही ज़्यादा उसका वैल्यू बढ़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके घर में स्पेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक छोटा सा बीच में पर्दा डाल दीजिए और उधर आप पढ़िए अपना। लेकिन याद रखिए कि जो जितना ज़्यादा घिसेगा उतना ही ज़्यादा वो चमकेगा। तो आपके पास एक स्टडी प्लेस होना चाहिए जहाँ पे कि आप अपने स्टडी को कर सकते हैं और उसमें आपको किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। इसको आप, हो सकता है आपके रूम में छोटा ही सा रूम है तो आप उसको एक बगल में अपने स्टडी टेबल बना लीजिए, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ आप एक स्टडी प्लेस आप अपना एक बना लीजिए। उसके बाद हमारे पास सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या होना चाहिए। देखिए, जब आप इतने सारे चीज़ों को लगातार डेली का डेली करेंगे, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा बोरियत महसूस हो जाए। ये स्वाभाविक सा बात है, ये होता भी है। तो उस बीच में आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? पहला तो ये है कि आप बाहर जाके खेल सकते हैं, घूम सकते हैं, जो भी अच्छा लगे आपको, आप वो कर सकते हैं। दूसरा चीज़, यदि आपको सोशल मीडिया पे रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो रील्स ये सब देखने से ज़्यादा बेटर है कि आप कोई मोटिवेशन टाइप का वीडियो देखें। फॉर एग्जांपल कोई मूवी देख लें जिसमें कि आपको कुछ सीखने को मिल जाए। फॉर एग्जांपल यदि आप देखना चाहें तो मैरी कॉम देख सकते हैं, फिर से थ्री इडियट्स देख सकते हैं, सुल्तान देख सकते हैं, दंगल देख सकते हैं, उरी देख सकते हैं। ये कुछ ऐसी मूवी हैं यदि आप उसको देखते हैं तो हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ा-सा मोटिवेट आप हो जाएँ, आपको थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले। तो आपका जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होना चाहिए वो भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपको कुछ देखने को मिले या फिर कुछ सीखने को मिले, ऐसा होना चाहिए। तो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बिल्कुल आप रखिए। ऐसा नहीं है कि आप क्लास 10th में हैं तो खेलना नहीं है, घूमना नहीं है, नहीं। आप वो सब कुछ कीजिए जो आपका दिल कह रहा है, लेकिन हर चीज़ को आप लिमिट में कीजिए, ये भी चीज़ आप ध्यान में रखें। उसके बाद फूड, आप कौन-सा क्या आप खाएँगे कि आप पूरा का पूरा क्लास 10th में अपने आप को फिट मेंटेन कर पाएँगे।
देखिए, सबसे पहला बात तो ये कि आप क्लास 10th में हैं, आप एक भी दिन बीमार होना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। यदि आप एक दिन बीमार हो रहे हैं, तो स्कूल में आपका यदि 5 पीरियड होता है, तो ठीक है, 6 पीरियड भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप एक दिन बीमार हो रहे हैं, तो आप 6 पीरियड को मिस कर दे रहे हैं और ये बहुत बड़ा बात है क्लास 10th के लिए। तो आप कोशिश करें कि उस प्रकार के भोजन को ज़्यादा अफ़ोर्ड करें, जो आपके हेल्थ को उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे। मतलब ये कि आप इस प्रकार का भोजन खाएँ, जो कि आपको आगे उसका बेनिफिट देखने को मिले और आप उतना ज़्यादा बीमार ना पड़े। मतलब ये कि आप जंक फूड जो भी आप खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो जो भी आप खाते हैं, उस चीज़ से थोड़ा-सा आप परहेज़ करें और उसी से आप बचें, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद है हमारा हेल्थ। हेल्थ में वही है, यदि आपके पास सुबह में टाइम मिल रहा है, 15 से आधा घंटा भी यदि मिल रहा है, तो आप बिल्कुल योगा करें, एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, जो भी आपको अच्छा लगता है, वो करें। क्योंकि जब आप इतने सारी चीज़ को डेली परफ़ॉर्म करेंगे, तो आप हो सकते हैं कि आपको बोरियत महसूस हो जाए। तो इस चीज़ को आप कम से कम टाइम निकाल के 15 से आधा घंटा के बीच में आप इस चीज़ को कीजिए। यदि आप ये कर लेते हैं, तो पूरा का पूरा जो दिन है आपका, वो बिल्कुल अच्छा गुज़रेगा। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि योगा में वो पावर है जिसके कारण आप पूरा का पूरा दिन फिट हो सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा दिन जो आपका वो अच्छा गुजर सकता है। तो आप कोशिश करें कि सुबह का जो यहाँ पे इस वाले टाइम में हमारा था, उसमें आधा से 15 मिनट कम से कम हम उसमें आपको जो भी अच्छा लगे, योगा, रनिंग, जो भी अच्छा लगे आपको, आप वो कीजिए। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर था, जिसमें कि आपको ये बताया गया कि आपका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए क्लास 10 को लेकर। इसके बाद जो इसके अलावा जो आपको हम एक तरीके से आपको एडवाइस देना चाह रहे हैं, सबसे पहला ये है कि आपको अपने सोचने के तरीके को बदलना पड़ेगा। सोचने का तरीका बदलने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यदि आप क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को यदि पढ़े हुए हैं या फिर आप पढ़ेंगे, तो उसमें एक रिएक्शन के बारे में ज़िक्र किया हुआ है, जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप पढ़ेंगे आगे, आपको मिलेगा, फर्स्ट चैप्टर में है, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। यदि आप क्लास 9 तक इस चीज़ को देखते तो हो सकता था कि आपसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड गिव एन एग्जांपल। लेकिन आपको क्लास 10th में आपके सोचने के तरीके को बदलना पड़ेगा। आपको किस प्रकार से क्लास 10th में सवाल पूछा जा सकता है, जैसे क्लास 9th में यदि आप होते, कुछ देर के लिए आप मान लीजिए कि क्लास 9th में है, तो क्लास 9th में आपको इसी सवाल को कैसे पूछता, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड गिव एन एग्जांपल। लेकिन क्लास 10th में इसको कैसे पूछेगा, व्हाट विल हैपन व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड गिव एन एग्जांपल। तो आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे 9th और 10th में कि किस प्रकार का सवाल यहाँ पे पूछने का तरीका है, क्या स्ट्रक्चर है। तो आपको अपने सोचने के तरीके को भी बदलना पड़ेगा। मतलब ये कि आप किसी भी टॉपिक को यदि पढ़े, तो उसके लेफ्ट, राइट, नीचे, ऊपर हर चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, उसके आजू-बाजू भी देखना पड़ेगा। हर एक टॉपिक को आपको बिल्कुल डीपली समझना पड़ेगा। उसके लिए आप रेफरेंस बुक का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको एनसीईआरटी देखना पड़ेगा। एनसीईआरटी को आप अपना दोस्त बना लीजिए, अपना भाई-बहन, रिश्तेदार, मतलब जो कुछ भी बनाना हो, आप एनसीईआरटी को बना लीजिए। मतलब ये कि एनसीईआरटी एक ऐसा बुक है, जो कि आपको क्लास 10th में एक बेटर मार्क्स अचीव करने में मदद कर सकता है और एनसीईआरटी को बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी बेस्ट बुक है। इसके बाद सोशल मीडिया से थोड़ा-सा दूरी बना के रखिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए, आप फेसबुक यूज़ मत कीजिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो कुछ भी आप यूज़ करते हैं, बिल्कुल कीजिए। लेकिन इन सब चीज़ों को एक लिमिट में कीजिए, टाइम पीरियड के अंदर कीजिए, जो कि ये 6 घंटे 6-6 का जो हम लोग बात किए थे, इसमें आप अपने आप को ढाल लीजिए और कि कब हम लोगों को सोशल मीडिया यूज़ करना है कि नहीं करना है, ये तो आप खुद समझदार हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बना के रखिए, नेगेटिव लोगों से थोड़ा-सा दूरी बना के रखिए। जो आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे सक्सेस में बाधा डाल रहा है, तो उसको साइड कीजिए। पॉजिटिव लोगों के साथ रहना शुरू कीजिए। सुबह-सुबह योगा कीजिए, इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हैं। इसके बाद जब आप इतने सारे चीज़ों को परफ़ॉर्म करेंगे पर डे, तो आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ अब छोड़-छाड़ दें। मतलब इस प्रकार से आपको लगेगा, बहुत बार आपको लगेगा कि इन सब चीज़ों को छोड़ दें और एक नॉर्मल लाइफ़ जीते हैं। लेकिन याद रखिए, जब आप इन सब चीज़ों को करेंगे, तो हो सकता है कि आपको लगे कि इन सब चीज़ों को छोड़ दें, लेकिन फिर याद कीजिए अपने मम्मी-पापा के एक्सपेक्टेशन को, जो उन्होंने आपसे लगा रखे हैं। आपको मालूम नहीं होगा, इस पृथ्वी पे यदि आपका कोई भलाई सोच सकता है, तो वो केवल और केवल आपके माता-पिता हैं। तो उन्होंने जो आपसे एक्सपेक्टेशन लगा रखे हैं, एक बार उनके बारे में सोचिए। हाँ, बिल्कुल लाइफ़ कठिन है, हर किसी का कठिन है। लेकिन अपने आप को उस अकॉर्डिंग ढाल लिए, अपने प्रॉब्लम को सहने की जो कैपेसिटी है, उसको अपने अंदर डेवलप कीजिए और उसको ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम को अंदर सह रहे हैं तो केवल सहते रहेंगे, नहीं, उसको आपको उस पे अचीव भी, उसको उस पे सक्सेस भी आपको प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि आप ही के पास केवल प्रॉब्लम है, मेरे भाई, प्रॉब्लम हर किसी के पास है, उस चीज़ को बस आपको देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा और यदि वाक़ई में प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व कीजिए, है ना? ये चीज़ है। उसके बाद इस चीज़ को आप पूरा का पूरा साल भर इस चीज़ को फ़ॉलो कीजिए। हालाँकि यदि आप इस चीज़ को करेंगे, तो मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 दिन यदि आप इसको पूरी तरीके से फ़ॉलो कर लेते हैं, तो आपको एक हैबिट हो जाएगा और ये हैबिट आपको आगे भी काम बिल्कुल देगा। उसके बाद हालाँकि आपको ओरिजिन पे ये आंसर राइटिंग का जो प्रैक्टिस है, ये हम लोग यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा और ये हम लोग अपने क्लास में भी करेंगे। तो आप ओरिजिन के साथ जुड़े रहें और ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, एक एडवाइस ही समझिए इस चीज़ को। अच्छा, आपने एक ओम शांति ओम में एक डायलॉग है। वो डायलॉग ये है कि यदि किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत के साथ चाहो, तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलवाने की साजिश में लग जाती है। इसका मतलब आपको समझ में आता है क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि आप जिस चीज़ को चाह रहे हो, उसको यदि आप अपना डेली का 100% दे रहे हो, तो बिल्कुल वो चीज़ आपको मिलेगा और वो चीज़ आपके पास खुद चल के आएगा। बस शर्त ये है कि आपको उसको डेली का डेली 100% देना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास भी कुछ ना कुछ तो सपने ज़रूर होंगे।
यदि आपका सपना है आर्मी ऑफिसर बनना, तो क्या आपका मन नहीं करता है कि अपने माता-पिता के सर पे आर्मी कैप लगाया जाए? जब आप फर्स्ट बार अपने ट्रेनिंग से वापस आएँ, तो आपका क्या मन नहीं करता है कि उसके सर पे आर्मी कैप लगाया जाए? यदि आपका ड्रीम एक पायलट बनना है, तो क्या आपका मन नहीं करता है कि अपने पायलट पे, अपने एरोप्लेन पे सबसे पहले अपने माता-पिता को बिठाया जाए? यदि आपका सपना एक इंजीनियर बनना है, तो क्या आपका मन नहीं करता है कि अपने घर का नक्शा आप खुद बनाएँ? यदि आपका ये सब करने का मन करता है, तो मेरे भाई उठो और भागो, और तब तक भागो जब तक कि आपको मंजिल ना मिल जाए। लेकिन हाँ, इन सब प्रोसेस के दौरान आपके पास इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा कि आपको हर वक़्त लगेगा कि सब चीज़ को छोड़ दें, लेकिन याद रखना वही वो पल होता है जहाँ से कि आप आगे बढ़ सकते हैं, या तो आप पीछे हट सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा आगे बढ़ना ही है। तभी जाके आपको अपने सपनों को अचीव कर पाएँगे। उसके बाद हमेशा अपने माता-पिता को अपने आइडियल मानिए, उनको आदर्श मानते हुए आगे बढ़िए। बाकी ओरिजिन का तो प्यार आपके साथ है, आप ओरिजिन से जुड़े रहिए। ओरिजिन में आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपको हर एक सब्जेक्ट बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, और बिल्कुल फ़ोकस्ड रहिए अपने गोल के प्रति, और कहीं पे भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, और समय-समय पे हम लोग तो आपको गाइड करते ही रहेंगे। बाकी आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल आप फ़ॉलो कीजिए, और अपने इसको प्रैक्टिकल लाइफ में डेली अप्लाई कीजिए, और मेरा गारंटी है कि यदि आप अपने ड्रीम को, अपने गोल को डेली 100% अपना देते हैं, तो बिल्कुल वो रिस्पॉन्स के तौर पे आपको 100% ज़रूर देगा। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद।